गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है अनुवादन यानी ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो अनुवादन क्या होता है आपने पढ़ा है, डीएनए से आरएनए बनना, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनना ये ट्रांसलेशन या अनुवादन कहलाता है। ये मैंने एक मैसेंजर आरएनए बनाया है 5' to 3'। ठीक है, मैसेंजर आरएनए। इस पर मैंने आपको बताया था 3 क्षारीय कोडॉन बनाते हैं। इस प्रकार ट्रिपलेट्स अगर मैं देखूं तो एक एक कोडॉन एक एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। ये जो है अमीनो एसिड 1, ये अमीनो एसिड 2, ये अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, अमीनो एसिड 5 और अमीनो एसिड 6 को कोड ये कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो कोडॉन में उपस्थित सूचना को प्रोटीन के रूप में अनुवादित करना ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए पहले मैसेंजर आरएनए जो कोडॉन की तरह काम करेगा। ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड का वाहक है। इसका नाम क्या है? अमीनो अम्ल, ये इसका वाहक है। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, एक कोशिका में पाए जाने वाला अंगक है। प्रोकैरियोट्स की हम बात कर रहे थे, उसमें 70 राइबोसोम होता है। और चौथा हमें चाहिए अमीनो एसिड्स, और पाँचवें हमें चाहिए कुछ कारक में जैसे हमारा इनिशिएशन कारक है। इनिशिएशन मतलब आरंभन करना। दूसरा इलॉन्गेशन कारक है, इलॉन्गेशन मतलब चेन को लंबा करना। तीसरा टर्मिनेशन कारक है, टर्मिनेशन यानी समापन करना। तो जो इनिशिएशन कारक है उनको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं IF का मतलब क्या? इनिशिएशन फैक्टर। कौन कौन से हैं? तो जैसे मैंने लिखा IF1, ऐसे दूसरा होगा IF2, IF3, IF5, IF6। क्लियर? ऐसे इलॉन्गेशन जब चेन बननी स्टार्ट होती है अमीनो एसिड की, तो इलॉन्गेशन फैक्टर EF TU और इलॉन्गेशन फैक्टर G। फिर टर्मिनेशन के लिए कौन सी कारक चाहिए? RF1, RF2, RF3। क्लियर? तो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट थी जो हमें चाहिए थी। अब है स्टेप्स, क्या क्या स्टेप इसमें होते हैं। तो पहला स्टेप हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए होता है, आपको मैंने बोला ना ट्रांसफ़र आरएनए, इसको एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए को एक्टिव करने के लिए हमें पहले अमीनो अम्ल को एक्टिव करना होता है, क्योंकि ट्रांसफ़र आरएनए से अमीनो एसिड जुड़ता है, ये मैंने आपको बताया है। तो अमीनो एसिड को एक्टिव करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी स्रोत चाहिए, वो आपका ATP होगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, पहला स्टेप का पहला भाग है एक्टिवेट करना, दूसरा है आरंभन, तीसरा है इलॉन्गेशन चेन बनाना, और चौथा है समापन। ठीक, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अमीनो अम्ल से ATP जुड़ जाती है और एक एंजाइम यहाँ पे काम करता है, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ठीक है, ये एंजाइम है, इसको शॉर्टकट में हम यहाँ पे E लिख देते हैं। ठीक है, एंजाइम इससे जुड़ जाता है। ATP में जो एनर्जी होती है वो इस एंजाइम को इससे जुड़ने में मदद करती है, तो ऊर्जा खर्च हो जाती है। खर्च होने के कारण ATP AMP में बदल जाता है, तो एंजाइम AMP अमीनो एसिड और 2 फॉस्फेट निकल गए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना एंजाइम AMP और अमीनो एसिड, ये जुड़ता है ट्रांसफर आरएनए से, और क्या बनता है? अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। क्या बन जाता है? अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए बन जाता है, और AMP और एंजाइम जो है वो आपके निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ ये होता कैसे है। देखिए, ये होता है आपका ट्रांसफर आरएनए। इसके इस एंड पे होता है आपका CA और OH। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड आके जुड़ेगा वो यहाँ पे जुड़ेगा, अमीनो एसिड जुड़ेगा OH कॉर्नर पे। और कौन सा इस अमीनो एसिड को यहाँ जोड़ने में हमें क्या क्या चीज़ें लगी? हमें एक तो एंजाइम लगा हमारा, जिसका नाम क्या था? एमिनो एसाइल ATP सिंथेटेज, और
एनर्जी लगी ATP, ठीक है। तो ये एंजाइम और ये ATP पहले किसके साथ जुड़े, एमिनो एसिड के साथ जुड़े। फिर जब इन्होंने इसकी हेल्प कर दी यहाँ बॉन्ड बनाने में, तो एंजाइम और एनर्जी जो होती है ये रिलीज़ हो जाती है, ATP AMP में बदल जाता है और फॉस्फेट निकल जाते हैं और एंजाइम फ्री हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफर RNA के इस कॉर्नर पे अमीनो एसिड जुड़ जाता है। तो हम इसको ये पूरा ना बना करके, क्योंकि पीछे हम लगातार इसको बनाएंगे, तो हम इसे शॉर्टकट में इस तरीके से बनाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे अमीनो एसिड। तो ये इसका डायग्राम इस तरीके का होगा। वैसे डायग्राम इस तरीके का होता है, लेकिन समझाने के लिए हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो पहला काम ये था एक्टिवेशन का, क्लियर है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, इनिशिएशन, आरंभन, ठीक है। तो आरंभन में अब क्या होता है, आरंभन के लिए आपको यहाँ पे 4 स्टेप चाहिए, ठीक है। पहला स्टेप है राइबोसोमल डिसोसिएशन, राइबोसोम का टूटना। दूसरा है टर्नरी कॉम्प्लेक्स का बनना। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। देखिए ये इनिशिएशन जहाँ भी आएगा ना, ये आरंभन है, ठीक है। तो C फॉर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब एक जटिल संरचना बनना। फिर है फॉर्मेशन ऑफ 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे आपका ये राइबोसोम होता है, 70S होता है, आपको पता है। प्रोकैरियोट के केस में ये इसकी 50S यूनिट होती है और ये इसकी 30S यूनिट होती है, ठीक है। तो ये डिसोशिएट करता है, यहाँ पे IF फैक्टर 6 काम करता है। मैंने कुछ फैक्टर बताए थे आपको, तो यहाँ पे IF फैक्टर 6 काम करता है। और ये बिगर यूनिट जो होती है इसको हम कहते हैं 50S, और ये छोटी यूनिट होती है इसको हम कहते हैं 30S। ये क्या आपका 50S और ये है 30S, क्लियर। इसके टूटने के बाद जो ये 30S आपका होता है, क्योंकि इस 30S पे भी मैसेंजर RNA जुड़ेगा और ट्रांसफर RNA जुड़ेगा, तो पहले ये खुल जाता है। खुलता क्यों है, ताकि इस पे मैसेंजर RNA आके जुड़ जाएगा। खुलेगा नहीं तो मैसेंजर RNA इस पर नहीं जुड़ेगा। तो मैं आपको इधर बताती हूँ अब क्या होगा। जो ये 30S आपका होता है, ये RNA का बना होता है, RNA का ये बना होता है। और इस पे भी कुछ, अब RNA है तो इसमें भी क्या होंगे, क्षार होंगे, ठीक है। तो ये जो इधर की क्षार होती है, ये मैसेंजर RNA के जो क्षार होते हैं उनके साथ ये पूरक बनाती है, ठीक है। इसको अभी हम समझेंगे कैसे होती है। फिर यहाँ पे आके 2 फैक्टर जुड़ जाते हैं, IF3 और IF1। ये क्यों आके जुड़ते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है। देखिए IF3 क्या करता है, IF3 अभी 50S को इससे जुड़ने से रोकता है, क्योंकि अभी काम नहीं हुआ। अगर ये नहीं जुड़ेगा ना, अगर ये 2 कारक IF3 और IF1 इससे नहीं जुड़ेंगे, तो ये 50S आके तुरंत इस पे जुड़ जाएगा, तो फिर हमारा चेन निर्माण नहीं हो पाएगा। दूसरा, ये जो IF1 यहाँ पे आता है, ये क्या करता है, ये अभी आपका जो अमीनो एसाइड ट्रांसफर RNA है उसको भी जुड़ने से रोकता है, क्योंकि सबसे पहले इसमें अभी मैसेंजर RNA आके जुड़ेगा, ठीक है। जुड़ना सब ने है इसमें, इस 30S पे इस पे पहले मैसेंजर RNA जुड़ेगा, फिर आके इस पे जुड़ेगा आपका ट्रांसफर RNA, और फिर आके जुड़ेगा 50S, ठीक है। यानी ये इसी तरीके का बनेगा, लेकिन इसके अंदर अभी 2 चीज़ें और जुड़नी है। तो खुलने के बाद इस पे तुरंत ये जुड़ जाते हैं IF3 और IF1। ये क्यों जुड़ते हैं, IF3 50S को जुड़ने से रोकता है, और IF1 आपकी टर्शरी जो आपका ट्रांसफर RNA बना है अमीनो एसाइड, उसको जुड़ने से रोकता है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैसेंजर RNA किस प्रकार से जुड़ता है। ये रहा आपका 30S सब यूनिट, ये आपका IF3 IF1 यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये मैसेंजर RNA आके जुड़ेगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्षार मैंने अभी आपको बताया, तो ये आके इस प्रकार से जुड़ जाएगा मैसेंजर RNA, ठीक है। ये मैसेंजर RNA का 5' to 3' एंड होगा, और ये इसका 3' to 5' एंड होगा। ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्षार होंगे।
हमारा जो मेन मकसद होता है वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे AUG होता है। AUG मैंने आपको बताया था आरंभन कोडॉन होता है, बताया था। और ये जो आपका 30th सब यूनिट होती है, इसको हम 3 चैम्बर में बांटते हैं। किस प्रकार से, ये मैंने यहाँ 30th लिख दिया, मैं थोड़ा आपको यहाँ पे साइड में इसको समझाती हूँ। इसको हम बांट देते हैं। बीच वाला चैम्बर होता है पी माने यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये होता है ए मतलब यहाँ पे नया अमीनो एसिड आएगा, और ये होता है ई मतलब एग्जिट, यहाँ से ट्रांसफर आरएनए बाहर निकलेगा। तो ये आपको एक सीक्वेंस याद रखनी है। ये क्या होती है अभी समझाती हूँ मैं आपको। अब ये आपका बन गया मैसेंजर आरएनए, आके इसमें जुड़ गया। ये प्रारंभन कोडॉन है, ठीक है। ये ठीक पी के ऊपर होता है। ये कहाँ होता है? पी के ऊपर होता है। ये ए होता है और ये इधर ई होता है आपके। क्लियर हो गया। अब जो हमारा दूसरा स्टेप था, अगर आपको याद है, तो दूसरा स्टेप में आता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स का बनना। देखिए, टर्नरी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि ट्रांसफर आरएनए पर आकर के आपका अमीनो एसिड जुड़ेगा। और यहाँ पे जो अमीनो एसिड आरंभिक कोडॉन क्या है? ये कोड है, ठीक है, AUG है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए होगा, मैं इस तरीके से बना रही हूँ। AUG का एंटीकोडॉन क्या होगा? A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? U, और U का हो जाएगा A, और G का हो जाएगा C। ये 3'5' में होगा। तो AUG के लिए जो अमीनो एसिड होता है, उस अमीनो एसिड का नाम होता है मेथियोनिन। होता है मेथियोनिन, बताया था आपको। AUG से मेथियोनिन बनता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो आरंभन कोडॉन होता है, आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट्स में वो केवल मेथियोनिन नहीं बनाता, N फॉर्माइल मेथियोनिन बनाता है, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं FMAT। क्या कह देते हैं इसको? FMAT भी हम इसको कह देते हैं, ठीक है, FMAT। तो यानी कि जो आपका ये ट्रांसफर आरएनए है, इसमें ऊपर जो अमीनो एसिड जुड़ा, आप इसे FMAT लिखोगे। प्रोकैरियोट्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। यही AUG अगर बीच में आता है, सपोज ये चेन है, AUG स्टार्टिंग में है और यही AUG अगर बीच में आता है, तो यहाँ पे तो ये क्या बनाएगा? FMAT। FMAT मीन्स N फॉर्माइल मेथियोनिन, और यहाँ पे क्या बनाएगा? मेथियोनिन, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये बन गया आपका टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन गया। हाँ, टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनने के लिए अब इसमें 2 चीज़ें और जुड़ती हैं। यहाँ पर फिर एक कारक और जुड़ता है, उस कारक का नाम है IF2। कौन सा कारक है? IF2। ये IF2 जो होता है, ये आके इस पे जुड़ जाएगा। IF2 इसको ले जाने में मदद करता है। कहाँ? यहाँ, ठीक है। साथ में इसमें एक एनर्जी भी होती है, GTP, ठीक है। तो अब ये आके जुड़ेगा आपके। अब हमारा पहला काम तो हो गया है अमीनो एसिड का, सॉरी, राइबोसोम का टूटने के बाद उस पर ये मैसेंजर आरएनए का बंधना, IF3 IF1 का बंधना, फिर उस पर मैसेंजर आरएनए का जुड़ना, फिर ये आपका क्या बनना? आपका जो है ट्रांसफर आरएनए का टर्नरी कॉम्प्लेक्स का बनना। टर्नरी कॉम्प्लेक्स यानी इस पर जो है यहाँ पे FMAT जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है, IF2 और GTP इस पे जुड़ जाएंगे। ये इसका एंटीकोड है, एंटीकोड श्रृंखला है। अब ये आकर के, अब हमारा जो तीसरा था, ये तीसरा मैंने आपको बताया था, फॉर्मेशन ऑफ 30th इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये कैसा होता है? ये बनेगा, तो ये आपका इस प्रकार का होगा। ये आपका 30th है, ठीक है। ये 30th में आपका IF3, बार बार नहीं लिख रही हूँ, IF1 1 और 3 लिख देते हैं। ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पूरक है। ये आके इस पे आरएनए जुड़ा था, ठीक है। ये AUG था यहाँ पे, ये यहाँ पे P4 चैम्बर है, A चैम्बर और E चैम्बर, ठीक है। अब यहाँ पे आके आपका ट्रांसफर यहाँ पे आके आपका जो है ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे जुड़ गया। ये FMAT है यहाँ पे, ठीक। और ये ट्रांसफर आरएनए, ये इसके एंटीकोडॉन है आपके UAG, ठीक। अभी बताया था UAG। ये 3'5' में होंगे, क्योंकि मैसेंजर आरएनए 5' to 3' में आपका जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इसमें क्या जुड़े हैं? आपके IF2 और GTP जुड़े हैं,
ये इसको लाने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। ठीक इसके पी रीजन के ऊपर आ गया, ये बन गया आपका 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इसमें जुड़ना है 50S। तो 50S को जुड़ने के लिए यहाँ पे एक फैक्टर फिर काम करता है, इनिशिएशन फैक्टर 5 काम करेगा और ये जुड़ेगा आपका इस तरीके से। देखिए ये 30S है, ठीक है। और यहाँ पे आपके मैसेंजर आरएनए जुड़ गया है, ये आपका ट्रांसफर आरएनए है एफमैट जिस पे लिखा हुआ है, ठीक। ये इसका एंटी कोडॉन है, एक कोड हो गया और ये इस प्रकार से आपका ये 70S ऊपर जुड़ गया। तो ये पी वाला पोर्शन हो गया ऊपर नीचे दोनों, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम। ये ए पोर्शन हो गया और ये ई पोर्शन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो ये इसको कहते हैं हम 50S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुई आपको बात। उसके बाद ये सब निकल जाते हैं। उसके बाद जितने भी यहाँ पे ये हमारे जुड़े थे, जैसे IF आपका 3 था, IF1 था, IF2, GTP और जितने भी आपके इनको यहाँ ये इनिशिएशन फैक्टर 5 ये सब निकल जाते हैं, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स बन चुका है, हमारी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, ठीक। एक मैंने ये बना के रखा हुआ है, ये सेम जैसे अभी मैंने आपको सारा समझा दिया। ये मैसेंजर आरएनए जुड़ चुका है, ये आपका एफमैट कॉम्प्लेक्स बना IF2 GTP, ठीक। उसके बाद ये आपका 30S कॉम्प्लेक्स बन रखा है, ठीक है। फिर ये आपका इसमें आप देख रहे हो, ये आपका IF5 के बाद ये इसमें पूरा आपका क्या जुड़ गया है, आपका 50S पे जुड़ गया है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स आपका बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलोंगेशन यानी चेन का बनना। तो चेन के बनने के लिए जो कारक है वो है इलोंगेशन फैक्टर TU और इलोंगेशन फैक्टर G, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ, देखो मैंने अभी आपको 3 साइड बताई थी, ठीक है। इस प्रकार से 3 साइड बताई थी, E, P और A साइड बताई थी, ठीक है। इसमें से जो आपकी A साइड होती है वो क्या होती है, A साइड पे आपका हमेशा एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए जुड़ेगा जिस पर एमिनो अम्ल होगा। पी साइड पर आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड यानी 2 अमीनो एसिड के बीच बनने वाला बॉन्ड। और ई साइड से क्या होगा, ई साइड से आपका ट्रांसफर आरएनए जो कि बिल्कुल खाली हो चुका होता है वो निकल जाता है, ठीक है। तो चेन के बड़े होने के लिए जो ट्रांसफर आरएनए है वो एक साइड ए साइड में आता है, फिर आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। तो ट्रांसलोकेशन को अभी हम समझेंगे। तो EFTU जो होता है ये नए नए अमीनो एसिड को इसमें लाता रहता है, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं। सपोज़ ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये 30S है आपका, इस पर ये आपका मैसेंजर आरएनए आके जुड़ता है। इसके 3 पोर्शन मैंने आपको बताए थे, थोड़ा समझाने के लिए मैं फिर बना देती हूँ, P, A और आपका E, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला ट्रांसफर आरएनए जुड़ा था जिस पे आपका क्या था, एफमैट था, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर से शेड कर देती हूँ, ठीक है। नया आपका जो आएगा वो इस कोड के अनुसार आएगा, जो मैसेंजर आरएनए पे यहाँ पे कोड होगा, ट्रिपलेट है सॉरी, उसके अनुसार यहाँ पे एंटी कोड आएगा, ठीक है। सपोज इस पे एमिनो एसिड 2 है, तो नया एमिनो एसिड इस पोर्शन पे आता है, यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड बनने के बाद क्या होता है, देखिए बॉन्ड बन चुका है और इसको हम फिर से बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं ये बार बार E, P और A नहीं बनाऊंगी, आपको समझना है। बॉन्ड बनने के बाद जो है आपका, आप इसको किस प्रकार से दिखाओगे, आप इसको इस प्रकार से दिखाओगे, जो आपका A वाला पोर्शन है, A वाले पोर्शन पे जो आपका ये पिंक ऑरेंज कलर से मैं इसको बना रही हूँ, ठीक है। इस पर जो है आपके 2 अमीनो एसिड जुड़ चुके हैं। देखिए एफमैट इधर आ गया फर्स्ट में, और इसका जो अमीनो एसिड था एमिनो एसिड 2, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया है। बॉन्ड बनाने के बाद ये बॉन्ड बना लिया है, अब ये इसने इसको मतलब फ्री कर दिया है, ठीक है, इसके साथ जुड़ा नहीं है। तो अब क्या होगा, देखिए ये जो यहाँ पे आपका अमीनो एसिड था बॉन्ड बनने के बाद,
ये शिफ्ट हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई कलर की, ये जो ये वाला था ये यहाँ आ जाता है, ठीक है, ये वाला यहाँ आ जाता है ग्रीन वाला, ठीक है। और ऑरेंज वाला जो था वो अब शिफ्ट होके कहाँ आ गया, पी पर आ गया। ऑरेंज वाला कहाँ आ गया, पी पर आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ नहीं रहेगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है। और सपोज़ यहाँ पे, अब यहाँ पे तीसरा कैसे आएगा, यहाँ पे तीसरा आ गया, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ। इसके पास है अमीनो एसिड 3, इसके पास क्या है, अमीनो एसिड 3 है, ठीक। तो अब क्या होगा, देखिए ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो जो आपका ग्रीन वाला है ये बाहर निकल गया, ट्रांसफ़र आरएनए ये बिल्कुल एम्प्टी हो गया है, इसका अमीनो एसिड ने भाग ले लिया है, ये बाहर आ गया है, ठीक है। अब ये जो ऑरेंज वाला है ये शिफ्ट होके ए वाली साइड पे आ गया, बाहर निकलने वाली साइड पे, इसके जस्ट बाद ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये बॉन्ड बन गया, देखिए ये बॉन्ड बन गया ना यहाँ पे। तो एफ मैट बॉन्ड यहाँ पे बना ना, मैं इसको दिखा नहीं पा रही हूँ आपको, ये अमीनो एसिड यहाँ था तो ये आगे खिसका, एफ मैट एमिनो एसिड 2, और ये पी साइड थी, यहाँ पे थी पी साइड थी ना, यहाँ पे इस अमीनो एसिड ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो अमीनो एसिड 3 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला आपका आगे शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पे नया आएगा। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं कि नए वाले अमीनो एसिड आपके ए साइड पे आते हैं, पी पे इनके बीच में बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बन के चेन बनती चली जाती है, ठीक है। और ये ए साइड से बाहर निकलते जाते हैं खाली अमीनो एसिड, ठीक है। अब जो तीसरी प्रोसेस है वो है आपका ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है, ट्रांसलोकेशन में EFG फैक्टर काम करता है। ये क्या करता है ट्रांसलोकेशन में, आपका जो मैसेंजर, ये आपका राइबोसोम होता है ना, सपोज ये आपका मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, और ये आपका राइबोसोम है, ठीक। तो ये राइबोसोम आपका जो आरएनए है ये यहीं रहता है, लेकिन राइबोसोम इस तरीके से खिसकता जाता है, ठीक। ये तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, इसको हम क्या कह देते हैं, ट्रांसलोकेशन कह देते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अब हमारा लास्ट बचता है वो है टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन कहाँ पे होता है, टर्मिनेशन यानी समापन। समापन के लिए जो हमें ज़रूरी कारक चाहिए वो क्या है, RF1, RF2 या RF3, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे ही टर्मिनेशन कोडॉन आते हैं, कल मैंने आपको बताया था UAA, UAG और UGA, तो ये अलग अलग समापन कोडॉन के लिए अलग अलग RF फैक्टर होते हैं, ठीक है। सपोज ये मैसेंजर RNA चेन है, ये आपका इनिशिएशन कोडॉन है AUG और ये आपका अंतिम कोडॉन है UAA, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र जो ये RF फैक्टर होता है ये सेम ट्रांसफ़र RNA की तरह होता है, ये RF फैक्टर है RF1। ये कैसा दिखता है, ट्रांसफ़र RNA की तरह दिखता है। अब ये क्या करेगा, जो चेन आपकी बनी थी, ये वाली चेन आपकी जो बनी थी, एफ मैट फर्स्ट में था, एमिनो एसिड 2, एमिनो एसिड 3, एमिनो एसिड 4, सो ऑन आपके बनते गए होंगे। तो ये लास्ट में जब इसके साथ RF जुड़ता है ये, तो यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस करा लेता है, यानी जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराता है वाटर निकलता है, ये चेन यहाँ से टूट के अलग हो जाती है। चेन हाइड्रोलिसिस करा लेता है, वाटर निकला यानी हाइड्रोलिसिस कराएगा, और ये जो चेन बनी थी हमारी एफ मैट, एमिनो एसिड 2, एमिनो एसिड 3, एमिनो एसिड 4, ये अलग निकल जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका प्रोटीन संश्लेषण प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और अगर डायग्राम आप बनाना चाहें तो बनाइए, वरना आप इसको लिख सकते हैं, जो भी मैंने इसमें आपको ये नोट्स दिए हैं, ठीक है। और बहुत इजी है, आप आराम से करिए, आपको कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।